नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का दूसरा पाठ, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। हम पहले पाठ में पढ़ेंगे जनसांख्यिकी के बारे में। जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। इसका मतलब है कि हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कैसा है, जनसंख्या कैसा है, अलग-अलग राज्यों में जनसंख्या कितना है और इसके साथ समाज का क्या संबंध है। जनसांख्यिकी का अध्ययन इसलिए शास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज में लोग कैसे रहते हैं, कितने लोग हैं और जनसंख्या में किस तरह के परिवर्तन आए हैं, इन तरह की चीजें समाज के अध्ययन के लिए बहुत ही जरूरी है। जनसांख्यिकी का अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी है। ये दो शब्दों से आया है। ये दो शब्द हैं, डेमोस और ग्राफिन। डेमोस का मतलब है जन या लोग और ग्राफिन का मतलब है वर्णन। इसलिए डेमोग्राफी का मतलब या फिर जनसांख्यिकी का मतलब लोगों का वर्णन है। अब हम आगे बढ़कर ये देखेंगे कि जनसांख्यिकी के प्रकार किस तरह के हैं। अधिकतर प्रमुख रूप से जनसांख्यिकी के दो प्रकार हैं। एक है आकारिक जनसांख्यिकी जो है फॉर्मल डेमोग्राफी और दूसरा है जनसंख्या अध्ययन या सामाजिक जनसांख्यिकी जिसको हम अंग्रेजी में पॉपुलेशन स्टडीज या सोशल डेमोग्राफी बुलाते हैं। इन दो प्रकारों में किस तरह के अंतर है ये हम एक बार देख लेते हैं। आकारिक जनसांख्यिकी जो है वो प्रमुख रूप से जनसंख्या परिवर्तन के संघटकों के विश्लेषण तथा मापन से संबंध रखती है और अधिकतर जनसंख्या के आकार यानी मात्रा का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम हमारे देश में सेंसस हर 10 साल में होता है और हम देखते हैं कि हर राज्य में जनसंख्या का किस तरह का आकार है, किस तरह का रूप है और जनसंख्या कहाँ-कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है। इन सारी चीजों के बारे में आकारिक जनसांख्यिकी में पढ़ा जाता है और इसके लिए अत्यंत विकसित गणितीय विधियां भी अपनाई जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जनसंख्या अध्ययन या सामाजिक जनसांख्यिकी इसके बारे में देखें तो यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि जनसंख्या का रूप कैसा है, आकार कैसा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पर हम ये देखते हैं कि जनसंख्या की संरचनाओं और परिवर्तनों के पीछे किस तरह के कारण हैं और जो परिवर्तन आते हैं उनके परिणाम क्या हैं। और हम आगे बढ़कर जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर भी विचार करते हैं। अगर हम उदाहरण ले लें तो फिर अगर जनसंख्या किसी राज्य में बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है तो फिर हम बस यही स्पष्ट नहीं करते हैं, पर हम ये भी आगे बढ़कर देखते हैं कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है और इसके परिणाम किस तरह के हैं। जो जनसंख्या जो सामाजिक जनसांख्यिकी करते हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट है, इसके एक्सपर्ट है, इनका विश्वास है कि सामाजिक प्रक्रियाएं जो है और जो संरचना है, वो जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं को नियमित करते हैं। इसलिए समाज में जिस तरह के परिवर्तन आते हैं, वो जनसंख्या पे वो जनसंख्या को नियमित करते हैं। इस तरह का और इस पाठ में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो ज्यादातर सामाजिक जनसांख्यिकी के साथ जुड़ा हुआ है, संबंध रखता है। इस इसलिए हम देखेंगे कि जनसांख्यिकी में जिस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, जिस तरह के परिवर्तन है, जिस तरह का आकार है, उसके साथ समाज के साथ अर्थव्यवस्था के साथ किस तरह का लेन-देन है और हम ये भी देखेंगे कि भारत की जनसांख्यिकी अ, का किस तरह का रूप है और उसके पीछे किस तरह की वजह है। अब हम आगे बढ़कर देखेंगे जनसांख्यिकी संबंधी सिद्धांतों के बारे में। हम दो सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। एक है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत और दूसरा है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। पहले हम देखेंगे माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस का फोटो है। अब हम इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस माल्थस एक राजनीतिक अर्थशास्त्री है और उन्होंने एक निबंध लिखा था एसे ऑन पॉपुलेशन।
निबंध में स्पष्ट किया कि अगर हम मनुष्यों की जनसंख्या भरण पोषण के बढ़ाव के साथ तुलना करें तो मनुष्यों की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ती है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप से बढ़ती है, जो 2 4 8 इस रूप में बढ़ती है। और मनुष्यों के भरण पोषण के साधन जो है वो 2 4 6 8 10 इस रूप में गणितीय रूप में गणितीय रूप में बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे छवि में देख लें तो जनसंख्या वृद्धि इस तरफ से जा रही है, काफी ऊपर। तो जनसंख्या वृद्धि इस तरफ से जा रही है और भरण पोषण के साधन जो है वो इस तरफ से बढ़ रहे हैं। और अगर हम इसका तुलना देखें तो फिर दोनों के बीच का जो अंतर है वो काफी बड़ा है। और इसी वजह से माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या की वृद्धि की दर भरण पोषण के संसाधनों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर से सदा आगे रहेगी। अगर हम फिर से ये फोटो देखें तो फिर इन दोनों में जो तुलना है, ये और इन दोनों में जो तुलना है ये काफी बड़ी है। वो तभी कम हो सकती है जब हम जनसंख्या का नियंत्रण करें। इसलिए माल्थस के हिसाब से जनसंख्या की वृद्धि की जो दर है वो हमेशा आगे रहेगी भरण पोषण के संसाधनों से। और समृद्धि को अगर हमें बढ़ाना है तो इसका एक ही तरीका है कि जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। अब इसके साथ समृद्धि का क्या लेना देना है? अगर हम देखें कि जनसंख्या भरण पोषण से ज्यादा है और काफी ज्यादा है, इसका मतलब है कि जितना हमारा फसल हो रहा है, जितना हमारे पास खाने के लिए है, उससे काफी ज्यादा लोग हैं। इसका मतलब है कि लोग, कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे समाज में ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास भरण पोषण के संसाधन कम होंगी, संसाधनों की कमियां होंगी। और इसी वजह से समृद्धि का एक ही उपाय है, माथस का और इसी वजह से माथस का कहना है कि समृद्धि को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। और इसके लिए माल्थस ने कहा था कि मनुष्यों में जो अपनी जनसंख्या को स्वेच्छा पूर्वक घटाने की जो क्षमता है वो सीमित क्षमता है। इसका मतलब है कि अगर हम खुद नियंत्रण करने की कोशिश करें, मनुष्य खुद नियंत्रण करने की कोशिश करे, अगर हमारी सरकारें कुछ इस तरह का पॉलिसी बनाए, हमारे सरकारें कुछ करें, या फिर हम खुद कुछ अगर हम खुद नियंत्रण करने की कोशिश करें तो इस नियंत्रण का जो है सीमित क्षमता होती है। और इसी वजह से माल्थस का ये कहना था, माल्थस का ये विश्वास था कि इसका एक ही उपाय है कि अकालों और बीमारों के रूप में जनसंख्या के वृद्धि को रोकने के प्राकृतिक जो निरोध है वो अनिवार्य हो जाते हैं। ये प्राकृतिक निरोध हमारे स्वेच्छापूर्वक जो प्रयत्न है, जो निरोध है, उससे अलग है। ये प्राकृतिक निरोध है, ये बीमारियां और अकालों के रूप में आता है और इसको पॉजिटिव चेक्स बुलाया जाता है। अगर हम आजकल का उदाहरण ले लें तो फिर हम कोरोना वायरस का उदाहरण ले सकते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसा महामारी है जिसने पूरे विश्व में बहुत लोगों की जान ली है, बहुत लोगों का मृत्यु हुआ है इसके वजह से। और इसीलिए मार्टिस का कहना था कि इन तरह के महामारियों के द्वारा हम खाद्य आपूर्ति और बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच में जो असंतुलन है उसको रोकने में सफल होंगे और उसे रोकने की ये प्राकृतिक उपाय है। और इसी वजह से माल्थस के इस सिद्धांत के विरुद्ध भी बहुत लोगों ने बात की है, बहुत लोगों ने विचार किया है। ये हम जो बॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पुस्तक में है। यहाँ पे माल्थस ने कहा है कि मनुष्यों के जो दुर्गुण है यही उनके जनसंख्या के यही उनको उन यही जनसंख्या को घटाने के सक्रिय और सक्षम कारक हो जाते हैं। इससे हम माल्थस के जो विचार थे, माल्थस का जो दृष्टिकोण था, उनके सोचने की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में हम थोड़ा जान सकते हैं कि उन्होंने क्यों इस तरह के सिद्धांत के बारे में विचार किया है, क्यों ऐसा निबंध लिखा है।
और अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो हम देख सकते हैं कि उतने ही लोगों को जिंदा छोड़ता है। क्या जिंदा छोड़ता है? महामारियां और ये इस तरह की बीमारियां उतने ही लोगों को जिंदा छोड़ता है जिनके लिए दुनिया में खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में होती है। इसलिए ये था माल्थस का भरण पोषण का जो वृद्धि है और जनसंख्या का जो वृद्धि है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो असंतुलन है, उसको संतुलित करने का उपाय जो दिया गया था, वो माल्थस ने कहा था कि वो सिर्फ इस तरह के प्राकृतिक निरोधों द्वारा ही हो सकता है। निरोधों द्वारा, ये प्राकृतिक निरोध अनिवार्य होते हैं। अब हम देखेंगे इस पाठ का दूसरा सिद्धांत, जो है जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है, ये जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है। जन्म दर जो है, ये कितने लोगों का जन्म है ये हमें बताता है, और मृत्यु दर जो है, ये कितने लोगों की मौत जो होती है, कितने लोगों का मृत्यु होता है, इसका जानकारी हमें मृत्यु दर से पता चलता है। दर जो है ये रेट है। अगर हमें अंग्रेजी में हम इसको रेट बुला सकते हैं। तो जैसे कि हम अगर समझ लें तो 1000 लोगों के बीच में, तो 1000 लोगों के पीछे कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों का मृत्यु हो रहा है, हम इस तरह का जानकारी हमें मिल सकता है। और और ये जो अंतर है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में, ये अंतर जब शून्य अथवा व्यवहारिक रूप से बहुत कम होता है, अगर शून्य हो, जीरो हो, या फिर व्यवहारिक रूप से बहुत कम हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या प्रतिष्ठापन स्तर पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम उदाहरण ले लें, तो 100 लोगों के बीच में अगर 2 लोगों की मौत हो, और उसी समय में अगर 2 लोगों का जन्म भी हो, तो इन दोनों का अंतर हमें शून्य मिलेगा। और इसी वजह से ये जो है, जो जनसंख्या है, वो 100 का 100 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये जो है, इस तरह का जब हमारे पास जनसंख्या वृद्धि रहता है, वो जब शून्य के आसपास रहता है, तो उसको हम प्रतिष्ठापन स्तर पे पहुंचना ऐसे समझते हैं। क्योंकि समाज में जो है वो लोगों का क्योंकि समाज में जो है, समाज में जनसंख्या काफी बैलेंस्ड रहती है, वो प्रतिष्ठापन स्तर पहुंची होती है। लेकिन कभी कभी जो है, कुछ समाजों में हमें ऋणात्मक संवृद्धि दर भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग होते हो, तो अब 100 लोगों से जनसंख्या जो है कम हो जाएगा। 100 लोगों से जनसंख्या कम होगा और समाज में जनसंख्या कम होती जाएगी। तो इसको प्रतिस्थापन दर से नीचे रहना बोला जाता है, और संवृद्धि जो है वो ऊपर नहीं नीचे आ जाती है, जनसंख्या कम होने लगती है। और अब जो हमने ये समझ लिया है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, और जनसंख्या वृद्धि दर हम इसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़कर ये देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर का विकास के साथ, आर्थिक व्यवस्था के साथ क्या लेना देना है। जनसंख्या वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। ये जो अब हम सिद्धांत के बारे में सीख रहे हैं, ये जो जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में हम जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि का हम आर्थिक विकास के साथ क्या लेना देना है, आर्थिक स्थिति के साथ क्या लेना देना है, उसके बारे में हम पढ़। और इसी वजह से जो है, प्रत्येक समाज में विकास जनसंख्या वृद्धि की एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। इसलिए अगर समाज में जो है वो एक आर्थिक स्थिति में पहुंचती है, तो उसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या दर का किस तरह का रूप होगा, वो भी हम बता सकते हैं, वो भी हम पता लगा सकते हैं। और इस सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं इस सिद्धांत के हिसाब से।
आइए हम देखते हैं कि ये 3 चरण जो है वो क्या है और उसमें जनसंख्या वृद्धि का रूप कैसे बदलता है। ये 3 चरण जो है वो पहला चरण संक्रमणकालीन चरण जो बीच का चरण है और तीसरा चरण है। तो हर समाज कुछ इस तरह से आगे बढ़ती जाती है, विकास के साथ-साथ कुछ इस तरह से समाज का जाना कुछ इस तरह का रूप होता है। और पहले चरण में समाज की विशेषताएँ जो हैं वो कुछ इस तरह के हैं। समाज अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। ये पहले चरण के बारे में हम बोल रहे हैं। और दूसरे चरण में समाज धीरे-धीरे जो है इस पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है। और तीसरे चरण में हम हमें विकसित समाज देखने को मिलती है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो नीचे रहती है। तो अब हमने समझ लिया है कि समाज का रूप किस तरह का होता है हर एक चरण में। तो पहले चरण में अगर हम देख लें तो वो कुछ ऐतिहासिक रूप में जिस तरह के समाज होते थे पहले दिनों में इतिहास में जिस तरह के समाज होते थे वो पहले चरण में आते हैं। और संक्रमणकालीन चरण में अगर हम उदाहरण ले लें तो भारत जो है वो कुछ इस चरण में है, अभी इस स्टेज में है। और तीसरे चरण में हम अमेरिका के बारे में बोल सकते हैं या फिर जापान का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है उसका रूप कैसे हर एक चरण के साथ बदलता है। हर एक ये विकास का जो स्वरूप है, ये जो विकास का स्वरूप है उसके साथ जनसंख्या वृद्धि किस तरह से बदलती है। तो पहले चरण में मृत्यु दर और जन्म दर ये दोनों ही काफी ऊंचे रहते हैं। और इसी वजह से दोनों के ऊंचे रहने की वजह से क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर है, इसी वजह से ये कुछ शून्य के आसपास होता है। शून्य के आसपास होता है। और इसी वजह से क्योंकि ये अंतर बहुत कम रहता है, बहुत नीचे रहता है, तो ये जनसंख्या वृद्धि का रूप कुछ इस तरह का होता है पहले चरण में, काफी नीचे रहता है। और संक्रमणकालीन चरण में एक बदलाव आता है और वो बदलाव है कि यहाँ पे मृत्यु दर नीचे आ जाती है। मृत्यु मृत्यु दर काफी नीचे आ जाती है, लेकिन जन्म दर में उतनी तेजी से हम जन्म दर उतनी तेजी से नीचे नहीं आती है। और क्योंकि जन्म दर अभी भी ऊंचा ही रहता है, इसी इसी वजह से जनसंख्या वृद्धि में काफी ऊंचाई हम देख पाते हैं। जनसंख्या दर काफी ऊंची रहती है। और इसी वजह से ये जो अवस्था है, इसकी विशेषता को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। समाजशास्त्र में इसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। हम ये जनसंख्या विस्फोट की किस तरह की विशेषताएं हैं इसको हम आगे बढ़कर थोड़े और गौर से देखेंगे। लेकिन ये देखने से पहले हम अब देखेंगे कि तीसरे चरण में किस तरह का बदलाव फिर से आता है। तीसरे चरण में जो है मृत्यु दर नीचे है। मृत्यु दर संक्रमणकालीन चरण में ही नीचे आ चुकी होती है और इसी वजह से मृत्यु दर यहाँ पे भी नीचे है। लेकिन यहाँ पे जो बदलाव है वो है कि जन्म दर भी अब नीचे आ गई है। जन्म दर भी काफी तेजी से जन्म दर भी जो है वो नीचे आ जाती है और काफी कम हो जाती है। और इसी वजह से जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो है इन दोनों के बीच का अंतर जो है फिर से काफी कम रहता है। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो काफी कम हो जाती है। तो ये है 3 बुनियादी चरण जो हमें देखने को मिलता है जो इस सिद्धांत के द्वारा हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़कर एक ग्राफ के द्वारा इसके बारे में थोड़े और गौर से समझे तो जो है अगर समाज के विकास को हम कुछ इस तरफ से देख लें, ये हमारे पास ग्राफ है और विकास इस तरफ से जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास जनसंख्या वृद्धि है। अब
जो पहले चरण में है, ये हमारे पास पहला चरण है। यहाँ पे मृत्यु दर और जन्म दर, जैसे हमने पहले भी बताया था, काफी ऊंची रहती है और इसी वजह से जनसंख्या वृद्धि भी, इसलिए जनसंख्या वृद्धि जो है वो कम होता है, क्योंकि अगर लोगों का जन्म भी ज्यादा हो रहा है लेकिन साथ साथ लोगों का मृत्यु भी, काफी लोगों का मृत्यु हो रहा है, तो वो बैलेंस हो जाता है और इसी वजह से ये काफी जनसंख्या वृद्धि काफी नीचे रहती है। और समय के साथ, विकास के साथ जो है, ये विकास के साथ धीरे धीरे हम संक्रमणकालीन चरण पे पहुंच जाते हैं, जहां पे जो है मृत्यु दर नीचे आ जाती है लेकिन जन्म दर जो है वो अभी भी ऊंचा रहता है, क्योंकि जन्म दर इतने जल्दी नीचे नहीं आ पाती है और ये काफी ऊंचे रहने की वजह से यहाँ पे जो है जनसंख्या विस्फोट हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये जनसंख्या वृद्धि हो, जनसंख्या हो, तो यहाँ पे ये काफी ऊंचे ऊंचे काफी काफी ऊंचा है जनसंख्या वृद्धि दर। धीरे धीरे जो है और भी विकास के साथ, समाज में आई हुई विकास के साथ जो है मृत्यु दर तो नीचे रहती ही है, उसके साथ साथ जन्म दर भी नीचे आने लगती है और इसी वजह से विकास के साथ हम विकसित समाज में कुछ इस तरह के जनसंख्या वृद्धि दर फिर से नीचे आ जाती है। और अब अगर हम इस स्थिति के बारे में, इस अवस्था के बारे में कुछ और गौर से देखें, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, कि मृत्यु दर जो है ये इतने जल्दी नीचे क्यों आती है और जन्म दर को नीचे लाने में क्यों इतना समय लगता है, जन्म दर क्यों ऊंचा ही रहता है, हम अब ये जानेंगे। पहले, मृत्यु दर क्यों नीचे आती है? ये इसलिए होता है क्योंकि रोग नियंत्रण, जन स्वास्थ्य और बेहतर पोषण के साथ जो है, बेहतर पोषण के साथ मृत्यु दर काफी तेजी से नीचे ला दी जाती है। और साथ साथ में समाज में विकास आने के साथ, रोग नियंत्रण के साथ, जन स्वास्थ्य के साथ, जो लोगों का जब जीवन और भी लंबी होने लगती है, आप अगर देख लें तो आजकल लोग 60 साल तक, 70 साल तक जीते हैं, ये हमारा एवरेज है, इतने सालों तक जीते हैं। लेकिन पहले पहले दिनों में लोग इतने सालों तक नहीं जी पाते थे, क्योंकि बहुत महामारियां हुआ करती थी, रोग नियंत्रण के जो है उतने उन्नत तरीके नहीं थे, भरण पोषण में काफी मुश्किलें होती थी और इनके अनुरूप समाज को अपने प्रजननात्मक व्यवहार को बदलने में काफी लंबा समय लगता है। और इसके पीछे किस तरह के कारण है, ये हम थोड़ा आगे बढ़कर देखेंगे, आगे बढ़कर समझेंगे। इससे पहले हम जनसंख्या विस्फोट के उदाहरण, आपको अगर हम उदाहरण के बारे में देखें तो यहाँ पे हम पश्चिमी यूरोप जो है 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप का कुछ इस तरह का रूप था। पश्चिमी यूरोप में हमें जनसंख्या विस्फोट देखने को मिला था। भारत में जो है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, अभी भी जनसांख्यिकीय संक्रमण पूरा नहीं हुआ है। अब तक हम संक्रमणकालीन चरण में हैं और इसी वजह से मृत्यु दर तो नीचे आ गई है लेकिन जन्म दर अभी भी उसी अनुपात में घटाई नहीं जा सकी है। देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है।